नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। प्रतिवाद मेरा या हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहने वाले वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मेरे पास एक अजीब खबर आई है। अजीब का मतलब अजूबा भी मान लो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बात होती है, जब कोई बात हमें समझ में नहीं आती, जो हमारा तर्कशास्त्र है, लॉजिक है, जो हमारी जानकारी है, जो हमारा ज्ञान है, उसमें अगर ये बात हजम नहीं हो रही है तो हम लोग वो बात मानने को तैयार नहीं होते। आइंस्टाइन ने कहा था कि जितना ज्ञान हम हासिल करते हैं वो हासिल करने के बाद बासी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान, जानकारी हमेशा बदलती रहती है और इसलिए हमेशा अपडेट करता रहना चाहिए, नई बातें सीखनी चाहिए। तो लोगों की एक आदत होती है कि हमने जितना ज्ञान प्राप्त किया बहुत, यही सर्व ज्ञान है। तो वैसा नहीं होता और इसलिए जो बदलता माहौल है, बदलती परिस्थिति है, उसमें जो बदलाव आए हैं वो अगर हम आत्मसात न करें तो सामने वाली परिस्थिति, घटना, माहौल, उसका आकलन हमें नहीं करना आता। जो नई नई बातें आती है वो साथ में लेकर चलना पड़ता है और इसलिए नई परिस्थितियां उभर कर सामने आती है तो हम गड़बड़ा जाते हैं और बोलते हैं कुछ तो अजूबा है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ भी नहीं होती। अब देखिए, आपको एक बात बोल दूं, जो खबर मेरे पास है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उसकी बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी और बीजेपी 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी जो संख्या थी वो बचा नहीं पाए, 240 पर अटक गए और अचानक से कांग्रेस और उन्होंने बनाई इंडी अलायंस अच्छी वोटों से अच्छी सीटें लेकर आ गई, लेकिन सत्ता में नहीं आई। बीजेपी और उनकी इंडिया गठबंधन था, वो सत्ता में आ गया। तो मानने लगे लोग कि हाँ, खत्म हो गया, मोदी युग खत्म हो गया, बीजेपी का जो चरम था वो खत्म हो गया, अब बीजेपी हारते जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ 4 महीने में, सिर्फ 3 से 4 महीने में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हो गए और उसमें हरियाणा में फिर से जीतकर 10 साल के बाद जो कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, ये बात मीडिया और ओपिनियन पोल से लेकर कांग्रेस पार्टी भी बोल रही थी, उनका सपना भंग हो गया। इसका कारण ये था कि लोकसभा में बीजेपी क्यों हारी, ये इसका आकलन उन्होंने नहीं किया, उसका परीक्षण नहीं किया, निरीक्षण नहीं किया और अपने को खुद बड़े अजेता मानकर, विजेता मानकर बैठ गए। वास्तविक उस चुनाव में कांग्रेस जीती नहीं थी, बीजेपी हारी थी। और जब बीजेपी की हार होती है, उसके परिणाम में आप जीत जाते हो, तो वो बीजेपी की हार का परिणाम होता है, ना कि आपकी जीत होती है। अगर आप ये बात नहीं समझोगे तो आप लगातार हारते जाओगे और इसलिए हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हार गए, दिल्ली का चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस हार गई। तो फिर अपनी हार मानना आवश्यक था और हार मानते तो ढूंढने की कोशिश करते कि क्यों हार गए, और अगर ढूंढने की कोशिश करके कारण निकालते, ढूंढ निकालते, तो फिर जीतने का रास्ता खुल जाता है। मतलब परिस्थितियां बदलती है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वोटर 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा में इस ढंग का चुनाव था? महाराष्ट्र में हुआ ना, 48 में 41 सीटें इंडिया अलायंस जीत गई और बीजेपी की एनडीए अलायंस बुरी तरह से हार गई, 17 सीटों पर सिमट गई। तो 6 महीने में महाराष्ट्र में क्या हुआ था? क्यों बुरी तरह से शिव उद्धव की पार्टी, पवार की पार्टी, कांग्रेस बुरी तरह से क्यों हार गई? क्योंकि वोटर बदला था। वोटर अपना मन बदल लेता है और ये चुनाव की सच्चाई आप अगर नहीं स्वीकारोगे
तो आप किसी ना किसी के सर पे झूठा ठीकरा फोड़कर अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश करते हो, क्योंकि जो घटा है वो आपको अजूबा लगता है। कुछ तो जादू किया मोदी को, मोदी ने कुछ तो गड़बड़ किया। अब मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया। मोदी सरकार अगर कोर्ट में जीत जाती है तो उन्होंने कोर्ट को भी जेब में डाल दिया। ये जो मानसिकता बनी है, इसको मैं अजूबे की शिकार मानता हूं, क्योंकि ये खुद को अपडेट नहीं करते, ये खुद को अपडेट नहीं करते। अब देखिए, ये तो बार बार हुआ है। 99 में जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव हुए थे, एक साथ, तब भी 1 मिनट फर्क था। लोकसभा को वोट देकर वही वोटर 1 मिनट के बाद विधानसभा का वोट देता था। और फिर भी इंडिया कांग्रेस की अलायंस और बीजेपी की अलायंस दोनों में 8% का फर्क था। लोकसभा में बीजेपी अलायंस को, यानी शिवसेना बीजेपी युति को जितने वोट मिले थे उससे 8% वोट विधानसभा के लिए कम थे। अगर 1 मिनट में वोटर बदल सकता है, अपना चॉइस 8% बदल सकता है, तो चुनाव परिणाम में भी उसका बड़ा परिणाम दिखाई दिया कि लोकसभा में जितनी ज्यादा सीटें बीजेपी शिवसेना को मिली थी, विधानसभा में उससे बहुत कम घट गई। तो ये चमत्कार नहीं है, वोटर का मन बदलता है। लोकसभा में मुझे ये पार्टी चाहिए, विधानसभा में वो पार्टी चाहिए। तो ये अजूबा नहीं था। अगर 99 में हुआ है तो 224 में क्यों नहीं होगा? और अंतर भी 1 मिनट का नहीं, 6 महीने का है। लेकिन ये जब स्वीकारने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता, तब हम उसको अजूबा मानने लगते हैं। और ये अजूबा करने वाला जादूगर कौन है? तो चुनाव आयोग है। अगर उद्धव ठाकरे या शरद पवार अपने एमएलए साथ में नहीं रख पाते तो ब्लेम करेंगे बीजेपी को, बीजेपी ने हमारी पार्टियां तोड़ी। अरे तुम लीडर हो, तुम्हारे लोग संभालो, सत्ता में बैठे हो, सत्ता का गाजर आपके पास है, फिर भी अपोजिशन में बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस के एमएलए उसको चिपके रहते, लेकिन आपके टूटते। 105 एमएलए थे बीजेपी के, उसमें से एक भी नहीं टूटा। सत्ता के बाहर बैठ के और सत्ता में बैठे हुए एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियां टूट गई, उनके एमएलए टूट गए। तो इसमें चमत्कार कौन सा है? आप सत्ता हाथ में होकर भी अपने साथियों को खुश नहीं रख पाए, ये सच्चाई है। आपका नेतृत्व नालायक है, ये सच्चाई है। लेकिन वो स्वीकारना नहीं है, तो आसान तरीका क्या होता है? आसान तरीका क्या होता है कि बीजेपी ने गड़बड़ की है, तो फिर चुनाव आयोग ने गड़बड़ की। और चुनाव आयोग ने गड़बड़ कैसी की कि ईवीएम, जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, उसमें बीजेपी ने गड़बड़ कर दी है। अब अगर महाराष्ट्र में गड़बड़ की है तो वही गड़बड़ चुनाव आयोग जो बीजेपी के जेब में है, वो झारखंड में वही गड़बड़ क्यों नहीं कर पाता? महाराष्ट्र में बीजेपी या उसकी अलायंस अच्छी सीटें लाकर जीत पाती है, तो वही गड़बड़ बीजेपी और चुनाव आयोग झारखंड में क्यों नहीं करता? तो झारखंड का चुनाव सही है, ईवीएम पर हुआ सही है, लेकिन महाराष्ट्र में गड़बड़ है। तो ये क्यों बोला जाता है? इसका कारण सीधा है कि सच्चाई स्वीकारने की हिम्मत लोग गवा बैठते, तब ये करते, तब ये करते। एक अंधश्रद्धा पैदा हो जाती है कि मोदी ने गड़बड़ की है, मोदी हारना ही चाहिए, अगर जीतता है तो गड़बड़ हुई है। तो मुझे बहुत सारे लोग बोले कि क्या हुआ है भारत पाकिस्तान में, तो मैं अपनी तरीके से लोगों के सवाल के जवाब देता हूं। तो पिछले हफ्ते भर में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल लगातार पूछा है। किसी ने मैसेज भेजकर पूछा है, किसी ने फोन करके पूछा है कि ये क्या पाकिस्तान में हमारा क्या चमत्कार क्या हो गया? सालों से हमारे यहाँ दहशतगर्दी चल रही है,
आतंक चल रहा है, मुंबई में इतने लोग मारे गए थे, फिर भी अगर भारत सरकार पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पा रही थी, लड़ने की तो बात दूर है, सिर्फ निषेध कर रहे थे, लेटर लिख रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा था। पाकिस्तान एक के बाद एक आतंकी हमले करता रहा और हम सहते रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में और हमारी सरकार के दिमाग में, उस समय की सरकार के दिमाग में यह पक्का बैठ गया था कि भाई पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो नुकसान उसका होगा, हमारा भी होगा। तो इसलिए मिलिट्री ऑप्शन हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम लड़ नहीं सकते पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को सबक सिखाने का सोच भी नहीं सकते। अब वही आर्मी है जो 2008 में 26/11 यानी मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रेडी थी। लेकिन उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, वो युद्ध छेड़ने की धमकी तक, करारा जवाब देने की धमकी तक देने को कतराते थे, क्योंकि ये माइंड है, ये हमारी मनोवस्था है जो लड़ने से डरती थी। और पाकिस्तान को हम हरा नहीं सकते, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, ये जो जो दिमाग था। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की बुरी हालत कर दी है और परमाणु हथियार का कहीं सवाल तक नहीं आया, हमने बॉर्डर तक नहीं क्रॉस की, हमारी जो हथियार थे वो पहुंचे, हमारा कोई जवान से नहीं बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, फिर भी हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो कैसे सिखाया? दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया आज हैरान है कि ये 3 दिन में मोदी सरकार ने क्या कर दिया कि पाकिस्तान के दांत खट्टा कर दिए, आतंकी ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान की जो फौज है उसके भी दांत उखाड़ दिए, दांत खट्टे कर दिए, उनके एयर बेस वगैरह इंस्टॉलेशन खत्म कर दिए। कि ये कैसे हुआ? और करने वाला टॉप मोस्ट लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो यहां जब पॉलिटिकल लॉजिक आ जाता है कि मोदी की जीत हो गई तो गड़बड़ कुछ है, दया, वो सीआईडी सीरियल का जो है ना एसीपी प्रद्युमन क्या बोलता है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सोचने वाले जो मोदी के विरोधी है, उनके दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि यार कैसे हो गया, चुनाव के बारे में ठीक है, चुनाव तो चुनाव आयोग को जेब में डालकर भी जीता जा सकता है, ईवीएम में गड़बड़ करके जीता जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ की लड़ाई मोदी कैसे जीत गया, कैसे जीत गया? मैं तो इंतजार में हूं, अभी कोई कांग्रेस वाला वामपंथी लिबरल सेक्युलर आरोप क्यों नहीं कर रहा है कि भारत ने, मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ भी ईवीएम नाम के मिसाइल का इस्तेमाल किया, ईवीएम नाम के ड्रोन का इस्तेमाल किया, ये आरोप क्यों नहीं हो रहा है? मोदी ने फौज से इस्तेमाल नहीं किया, मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके जीत हासिल की है, ये आरोप क्यों नहीं हो रहा है? इससे मैं परेशान हूं, हैरान हूं, यह आरोप अब तक होना चाहिए था। अगर मोदी जीतता है तो ईवीएम के मदद से ही जीतता है, फिर चुनाव हो या इलेक्शन हो। तो अभी तक ये आरोप क्यों नहीं हुआ? जब मैं ये सोचता रहा तब मेरे दिमाग में एक मजाक आ गया, बोला इस पर थोड़ी मजाक करना जरूरी है, थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी हो, हमेशा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। तो मैंने सोचा कि राहुल गांधी जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांग रहे थे, आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, और जब 2016 में शायद या 15 में और 2019 में जब एयर स्ट्राइक किया गया था बालाकोट, उसके बाद पहली रिएक्शन कांग्रेस की और राहुल गांधी की क्या थी? सबूत कहां है, सबूत कहां है?
क्योंकि जिसकी धूम काटी है वो पाकिस्तान तो बोलने वाला नहीं था, पाकिस्तान बोलने वाला नहीं था। तो सबूत जहां नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान को बताना जरूरी था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक में इतना कम नुकसान होता है कि सिर्फ जहां से लॉन्चिंग पैड था वहां किया था, तो वहां जाके कौवे और चिड़िया मारकर आ गए, ये मजाक हमारे लोग उड़ा रहे थे सेक्युलर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वही सवाल पूछा जाना लाजमी था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद देश इतना गुस्से में है कि गुस्से में जो जनता है उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मन में बहुत चल भी चल थी। इसलिए 2 हफ्ते हो गए और भारत पाकिस्तान को कोई करारा जवाब देने की बात कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहा है, इस पर सवाल उठाए गए। 6 और 7 तारीख की रात को जो कुछ हुआ, जैश के और तैयबा के अड्डे उड़ाए गए, उसके बाद एकदम चुप्पी हो गई। और मोदी को श्रेय क्रेडिट देने के बजाय ये आर्मी की जीत है, ये आर्मी की जीत है, ये सिलसिला शुरू हो गया। और 9-10 की रात के बाद जब उनके एयरफील्ड, एयर डिफेंस पाकिस्तान का खत्म कर दिया गया, और उसके बाद दूसरे दिन युद्ध विराम की बात आ गई, देखो मोदी डर गया, मोदी डर गया, ये चिल्लाना हमारे यहां शुरू हो गया। अगली बीजेपी के सपोर्टर भी यही बात बोलने लगे कि आखिर मोदी ने क्या किया। लेकिन सबूत सबूत तो पाकिस्तान लेकर आ गया, सबूत पाकिस्तान लेकर आ गया। क्योंकि इस वक्त जो हुआ था वो छुपाने जैसी कोई बात नहीं थी, वो दिखने वाला था, सैटेलाइट से दिखने वाला था। दुनिया भर के लोग सैटेलाइट चेक करने लगे और तब पता चला कि पाकिस्तान का बड़ा भारी नुकसान हो गया। और मोदी ने भारतीय फौज को खुली छूट दी और जीत हासिल की, पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की। और इसके सबूत खुद पाकिस्तान सामने लाने लगा, पाकिस्तान के यूट्यूबर और मीडिया वो सामने लाने लगी, हमारी भी फौज ने कुछ सबूत सामने पेश किए। लेकिन जो मोदी के विरोधी है, वो देश के हो या विदेश के हो, वो भी परेशान है, हैरान है कि कैसे कर दिया मोदी, कैसे कर दिया। ना जवान भेजा, ना टैंक भेजा, ना हवाई जहाज भेजा, सिर्फ मिसाइल और ड्रोन। इससे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये कौन सा मिसाल है? पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सब हैरान है। ये ऐसी कौन सी चीज, कौन सा हथियार मोदी ने इस्तेमाल किया है? तो मैंने सुना, यानी मैं मजाक कर रहा हूं, कि राहुल गांधी ने पाकिस्तान को लेटर लिखा है कि भाई इसका इंक्वायरी करो, ये ड्रोन और मिसाइल से होने वाला काम नहीं है। अगर चुनाव हो या जंग हो, मोदी जीत जाता है तो उसके पीछे ईवीएम ही हो सकता है। ये ब्रह्मोस, आकाश तीर, ऐसे चीजों से मोदी नहीं जीत सकता। मोदी ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीत ली है, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, तो क्या इसके पीछे ईवीएम नाम का कोई मिसाइल, कोई ड्रोन है या नहीं, ये ढूंढने की रिक्वेस्ट राहुल गांधी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेजी है। और उसके बाद जनरल आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम शाहबाज शरीफ ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया है राहुल गांधी की रिक्वेस्ट पर। क्या हमारे यहाँ जो हमले हुए, वो ड्रोन हो, वो मिसाइल हो, उसमें कुछ ईवीएम नाम का कोई मिसाइल ड्रोन है या नहीं, ये ढूंढने के लिए पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया। ऐसा सपना मुझे कल आया था, चौंक गए ना। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।